देखिए आज हम लोग डिस्कस करें गुडविल पे। गुडविल का हम मेथड बताए थे लास्ट क्लास में। कितना मेथड था? एक था सिंपल एवरेज, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन और एन्यूटी मेथड था। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करने वाले थे जो एवरेज प्रॉफिट मेथड था उस पर। सर यही तो था अभी जो चल रहा है क्लास उधर, तो देखेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला हम बताए थे। इसमें जो होता है गुडविल इज इक्वल टू, फिर से एक बार हम डिस्कस कर दे रहे हैं। गुडविल इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बताए थे? जो भी टोटल प्रॉफिट है यानी कि सम ऑफ टोटल पीटी बोले तो प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट का मतलब जितना ईयर का प्रॉफिट दिया रहेगा, जैसे 5 साल का दिया हुआ तो 5 साल का प्रॉफिट को ऐड कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर। यदि लॉस होगा तो उसको लेस कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट को तो ऐड करेंगे, लॉस को क्या करेंगे? लेस कर देंगे। ठीक है, इसी तरह एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात। दूसरी बात, कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो हमेशा याद रखेंगे 2 ईयर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि 2 ईयर इस क्वेश्चन में होगा। ठीक, तो आते हैं 1-2 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिकल बनाते हैं। हाँ, ये लिखवाए थे कल। कितना नंबर पेज था? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका हम लोग फोटो भेज दे रहे हैं। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, इसको आप लोग फोटो ले लेंगे। एक 2 है, इसको भी फोटो लीजिए। हाँ, उसके बाद एक और फोटो भेज रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन और, सभी का फोटो आप लोग ले लेंगे। तीसरा नंबर का फोटो लीजिए। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर का, हाँ उसका 4th नंबर है। उसके बाद 5th नंबर है। हाँ, उसका 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका फोटो लीजिए। ये सारा क्वेश्चन पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पहला तो एक सिंपल क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए सबसे 1 से लेकर 6 तक इसलिए हम फोटो सेंड किए क्योंकि एक सिंपल हम बनाएंगे क्वेश्चन और 1-2 सम आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और जो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा जिसमें एडजस्टमेंट वगैरह होगा उसको फिर हम करवाऊंगा क्वेश्चन, और उसके बाद फिर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप चलते हैं क्वेश्चन पे, प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। शायद फार्मूला आप लोग समझ चुके हैं। तो अक्सर देखेंगे यूजीसी नेट में क्या होता है, हम लोग को ज़्यादातर उसका एंट्री पूछता है, उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा। कभी कहेगा गुडविल को विदाउट रेस्ट किए हुए एंट्री कीजिए, कभी आपको गुडविल दिया रहेगा उसका वैल्यू कहेगा शेयर कीजिए सभी पार्टनर में, कभी कहेगा एडमिशन का सिचुएशन होगा तो क्या होगा, कभी रिटायरमेंट का सिचुएशन होगा, तो इस तरह से पूछता है। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन भी सीख ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है मैं भी आ गया। दीजिए बुक। तो अक्सर जो होता है एंट्री पूछता है इसका। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए 1 में कहता है द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर ऑफ अ फर्म वेयर एज फॉलो है। 14 में 4 लाख है, 15 में 3,98,000 है, 16 में दिया है 4,50,000, 17 में 4,45,000 एंड ईयर्स 18 में दिया 5 लाख। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। देखिए ना दिया नंबर ऑफ ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, 5 साल का एवरेज के बेसिस पे बनाइए। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन को मैं हिंट्स दे के निकल रहा हूँ, क्योंकि एक नॉर्मल है, क्योंकि पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। इसमें सिंपल से क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट है सभी को ऐड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे,
जो भी आएगा वो एवरेज कहलाएगा। उस एवरेज को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि बोला है देखिए क्वेश्चन में फ्रॉम ऑन दी बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज, तो यहाँ पर लिखा है थे हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि छोटे क्वेश्चन को निकलते हैं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। फिर देखिए 2 में कहता है दी प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर्स आर एज फॉलो। 12,000, 13,000, 14, 18 और 2,000 लॉस है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 2 ईयर्स कहता है परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, ठीक है। इसमें कहता है 2 ईयर एवरेज, तो इसमें भी क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, सिर्फ लॉस जो 2,000 उसको हम लोग लेस कर देंगे, ठीक है, और 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है, तो गुडविल निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी हम छोड़ते हैं चूंकि आसान सा क्वेश्चन है। अब देखें यहाँ से थोड़ा हम आते हैं 3 नंबर से एडजस्टमेंट के बारे में बोला है। चूंकि देखिए यहाँ लिखा है मेंटेनेबल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट और एडजस्टेड प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ से कुछ एडजस्टमेंट वगैरह है। तो देखिए यहाँ से आते हैं हम लोग 3 नंबर से, कहता है दी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सौरभ, मोहित एंड निखिल वाज कहता है 1 लाख। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वेयर कहता है 2016-17 में 40,000, 17-18 में 40,000 एंड 18-19 में 52,000। देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस अब कहता है, एबनॉर्मल लॉस देखिए धुंधला नहीं ना आ रहा है यहाँ, ठीक है ना। एबनॉर्मल लॉस कहता है 3,000 इन 2017-18। फिर कहता है गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज को 3 ईयर लेना है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, समझ गए। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या बोला है, एक क्वेश्चन में आते हैं। एक दिया 3,000 जो दिया है एबनॉर्मल प्रॉफिट दे दिया है, तो हमेशा याद रखेंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट को हमने लॉस दिया था ना। तो देखेंगे हम लोग कोई भी एबनॉर्मल आइटम होता है तो उसको प्रॉफिट से लेस नहीं करते हैं, ठीक है। अगर लॉस है तो उसको लेस भी नहीं करना है, और यदि प्रॉफिट है तो उसमें ऐड भी नहीं करनी है। तो यहाँ पे क्या है बता रहे हैं, यहाँ दिया है 3,000 लॉस है, तो इसको हम लोग लॉस को लेस कर लिए होंगे, इसलिए उसको ऐड करके एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए ये बोल रहे हैं आप क्यों नहीं करेंगे ऐड, वो समझिए। देखिए कोई भी आइटम जो होता है एक नॉर्मल होता है, ठीक है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट, एक होता है एबनॉर्मल, ठीक है। जैसे प्रैक्टिकली समझिए कि हम लोग जब क्लास में जाते हैं तो देखिएगा कोई अच्छे बात करता है तो अच्छी बात होना चाहिए, और कोई ज़्यादा ही अच्छा बात करता है तो उसको क्या कहते हैं, क्या यार तुम बहुत काबिल बन रहे हो, क्या होता है ना। इन द सेम वे बिजनेस में भी वही बात है। नॉर्मल का मतलब ये है कि ये बिजनेस से रिलेटेड है और बिजनेस में होता ही है ऐसा एक्सपेंसेस। एबनॉर्मल का मतलब क्या है कि कभी कभी हो गया। एबनॉर्मल मतलब एक्स्ट्रा, जैसे नहीं बोले तुम ज़्यादा बोलो तुम काबिल हो क्या। इन द सेम वे बिजनेस में भी कुछ ऐसा एक्सपेंसेज होता है जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि आप वो खर्च कस्टमर से रिलाइज नहीं कर सकते वो। हाँ जैसे आप सही बोले, जैसे मानकर चलिए आपको अपना प्रॉफिट से सहना पड़ेगा। जैसे 10,000 प्रॉफिट हुआ तो आपको प्रॉफिट से कम करना है, लेकिन कस्टमर से रिलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे एग्जांपल के तौर में एबनॉर्मल लॉस, जैसे मानकर चलिए कोई एक का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या कहीं ट्रेडिंग कर रहा है, बेच रहा है अंडा वगैरह, तो अंडा मानकर चलिए वो ला रहा है बंगाल से और भागलपुर तक आ रही है अंडा। तो ये माना जाता है कि नॉर्मल यदि सभी पर्सन अगर मंगाता है अंडा तो 1,000 मानकर चलिए सपोजेड कार्टून आ रहा है ट्रक में, तो उसमें से 10 कार्टून टूट फूट हो जा रहा है, ये सब मानता है, ठीक है। तो मानकर चलिए हम लोग क्या करते हैं, यदि एक अंडा को प्राइस है 4 रुपीज़ है, तो 10 कार्टून का जो भी डैमेज गया तो वो मान लेता है, डिवाइड करेगा जितना भी हो रहा है पीस से, तो मान कर चलिए एक पीस पे आ रहा है सपोज दैट 10 पैसा, तो ये मान कर चलेगा क्या, मान कर कि होगा ही 4 रुपया 10 पैसा जो है उसका कॉस्ट हुआ। अब जब भी हमको बेचना है इससे ज़्यादा में बेचेंगे तभी प्रॉफिट होगा, और ऐसा होगा क्योंकि ये सबके साथ ऐसा हो रहा है, यही होगा किसी को एक कार्टून कम फूटेगा किसी को ज़्यादा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो स्टाफ है, मैनेजर अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट अच्छे ढंग से नहीं किया, अंडा को अच्छे ढंग से लोडिंग नहीं कर पाया, जिसके वजह से आपको आने में 100 कार्टून फूट गया या 50 कार्टून फूट गया। तो खुद सोचिए यहाँ पे प्रत्येक अंडा का कॉस्ट हो गया 4 रुपया 10 पैसे की जगह पर हो गया 5 रुपया, तो आप 5.5 में नहीं बेच पाएंगे। क्यों नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि मार्केट में सभी को प्राइस है 4 रुपया 10 पैसा, तो सब 4.5 में तो बेच ही दे रहा है, और आप बेचेंगे 5 रुपया 50 पैसा में, तो बिकेगा नहीं बिकेगा। आपका सामान है, रेट रख सकते इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई सामान लेगा
आप उसको तो बत्ती दिखाइए बैठ करके, यही ना होगा। आपका सामान्य रेट ज़्यादा रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई कस्टमर आएगा ही नहीं तो रेट रखने से फायदा क्या होगा। तो यही हो गया बात एबनॉर्मल। एबनॉर्मल के बात ये होती है जो कभी कभी ऐसा होता है ड्यू टू मैनेजमेंट के कारण होता है, ड्यू टू मिस मैनेजमेंट के कारण होता है, वो आपका लापरवाही से होती है, ठीक है, आपको गलतियाँ की वजह से होती है। तो गलतियाँ की वजह से कस्टमर उसका जिम्मेवारी नहीं ना है कि नहीं भाई इस बार वो अंडा लाया था उसको फूट गया इसलिए 5.5 रुपये में बेच रहा, अच्छा ही तो कर रहा है, तो कहेगा भाई 5.5 में आपसे जो खरीदेंगे हम दूसरे से क्यों नहीं परचेज करेंगे। बात समझ गए ना, इसी को बोला गया एबनॉर्मल लॉस। या आप इस चीज़ को सुने भी होंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़े होंगे। तो देखिए एबनॉर्मल जो होता है, ये जो आइटम निकलता था लॉस, उसको हम लोग क्या करते थे पर यूनिट अलग से कैलकुलेशन करते थे। और नॉर्मल जो लॉस होता था अक्सर देखिए उसका रेट दिया रहता था, यानी 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ या 5% करके दिया रहता था। तो नॉर्मल के मतलब क्या, पहले से ही एस्टीमेट है कि 1% 2% ऐसा होगा, ये एस्टीमेट रहता है। इसलिए एस्टीमेट रहता है कि सबके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। जैसे मान के चले आप यहाँ पे आ रहे हैं तो नॉर्मल क्या है, आप वहाँ से आते होंगे तो सबको 40 रुपया भाड़ा लग रहा है आपको जाने आने में, ठीक है। तो आप मान कर चलते 4 या 1200 रुपया हमको पढ़ाई करने में फेयर लग जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा, कभी कभी हो सकता है पैदल आ गए तो 50 रुपया 100 रुपया बच गया। कभी ऐसा भी होगा कि ज़्यादा भाड़ा लग गया, कि जैसे कि जाम है या कुछ ऐसा स्ट्राइक है जिसकी वजह से कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, तो हो सकता है थोड़ा दूर ट्रेवलिंग करेंगे तो 200 रुपया ले लिया, 50 ले लिया, 100। ऐसा नहीं आप कह सकते कि हमको वहाँ जाने में सब दिन ले रहा था 30, तब हो गया 100 रुपया भाड़ा या 50। वो कभी कभी ऐसा होगा क्या, तो वही बात एबनॉर्मल का मतलब होगा, समझ गए। कि एबनॉर्मल कोई भी लॉस होगा तो उसको लेस नहीं करनी चाहिए था, तो यहाँ पर क्या होगा, इसलिए क्या करें उसको ऐड करके एडजस्ट कर लेंगे, समझ गए बात को। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट मिलेगा, अभी तो स्टार्टिंग है। तो देखिए सबसे पहले प्रॉफिट एवरेज निकालेंगे हम लोग। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, सब प्रॉफिट को देखिए कितना कितना था, ये था आपको 40,000, 46,000 और 52 है, 2 3 4 40 है, उसके बाद 46,000 है। इसी साल क्या हुआ था, लॉस हुआ था कितना, इसी साल ना लॉस हुआ था, इसी साल 3,000 लॉस गया था क्या एबनॉर्मल, तो इसलिए इसको ऐड करेंगे, 3,000 इसी में ऐड कर देंगे, फिर प्लस अगले साल कितना प्रॉफिट था 46 के बाद 52,000 है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना कि कट रहा है। तो कितना साल था, 3 ईयर का प्रॉफिट था, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 40, 1,01,000 और 40, 1,41,000 हो गया, 1,41,000 बाई 3 डिवाइड कीजिए तो कितना होगा 47 होगा, ठीक है। कितना ईयर, नंबर ऑफ ईयर परचेज था 2 ईयर था, तो गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा 47,000 और इंटू 2 ईयर था, तो 47 दूना 94 हो गया, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब आगे आते हैं, थोड़ा और बड़ा एडजस्टमेंट मिलेगा 4 नंबर में। ये था 3 नंबर क्वेश्चन, जो भी स्क्रीनशॉट लिए होंगे प्लीज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हमेशा। हाँ सेम रहता है अमाउंट, कौन कौन क्वेश्चन में चेंज रहता है, ऐसे फोटो गया होगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसका क्या। अब देखेंगे 4 नंबर है जो अभी गया होगा फोटो, कहता ललित परचेज तुषार बिजनेस फ्रॉम 1 जनवरी 2018, यानी कि ललित जो है तुषार से बिजनेस को परचेज किया 2018 में। दी प्रॉफिट एज डिस्क्लोज्ड बाय तुषार, यानी कि तुषार जो था वो प्रॉफिट को डिस्क्लोज का मतलब बताया, बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वी आर एज फॉलो, इस तरह से था। कहता देखिए 1,40,000 कहता है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ कहता है 5,000। देखिए एबनॉर्मल गेन है मतलब प्रॉफिट है, इसको लेस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम को उसको ऐड नहीं करना चाहिए, उसको ऐड कर दिया, ठीक है ना, तो क्या होगा उसको लेस करना पड़ेगा क्या। उसके बाद दूसरा देखिए 1,50,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, ये एबनॉर्मल लॉस चार्ज करने के बाद तो लॉस है तो इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद देखिए कहता है 1,45,000 एक्सक्लूडिंग 5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फायर प्रॉपर्टीज नाउ टू बी इंश्योर्ड। तो ये तो आपको नॉर्मल हुआ ना, चूंकि इंश्योरेंस का खर्चा होता है तो इसको छोड़ दिया था, इसका मतलब इसको लेस करना पड़ेगा, बात को समझ गए ना।
तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। एबनॉर्मल गेन का मतलब समझ रहे हैं ना? एबनॉर्मल का मतलब समझिएगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे हम मिसमैनेजमेंट के कारण जो एग्जांपल दिए, अंडा फूट गया एक, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा जो नॉर्मल आपको 5% लॉस जो जाता था, आप क्या कि इतना अच्छे से मैनेज किए कि इस बार उतना भी अंडा नहीं फूटा जितना नॉर्मल आप माने थे, तो इसका मतलब वो एबनॉर्मल गेन हो गया, वो आपका अच्छाई की वजह से वैसा हुआ। जैसे देखते हैं ना बिजनेस में बैड डेट वगैरह दिया रहता है, तो बैड डेट का परसेंटेज जो 5% और 2% लिखा हुआ, तो ये मत समझिए कि उतना होगा ही, ये मान लिया गया है कि हम 1 साल बिजनेस करते हैं, अगर 1 करोड़ का टर्नओवर है, ट्रांजैक्शन है मेरा, तो हम ये मान कर चलते हैं उसमें से 50,000 या 1 लाख रुपया डूब ही जाता है एवरेज। तो 1 लाख चला जाता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि इस बार 1 लाख डूबा तो अगले साल भी डूबेगा ही। हो सकता है अगले साल 80,000 पैसा मेरा डूबेगा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम में मेरा 1,20,000 डूबेगा, हो सकता है 2 लाख भी डूब सकता है। एक अनुमान माना गया कि नॉर्मल ऐसा होगा, ठीक है। अच्छे से हम बिजनेस करेंगे, कस्टमर को अच्छा से सोच समझ के देंगे कि इसको क्रेडिट पे देंगे तो रिटर्न हो जाएगा, तो हो सकता है 1 लाख के जगह पर 20,000 ही लॉस हो, या हो सकता है नील भी हो जाएगा। क्या अच्छे से अगर सोच समझ कर देंगे तो, जैसे बैंकिंग कंपनी वगैरह आसानी से लोन देती नहीं है, हालांकि ज़्यादा समझदारी के कारण उसका डूबता भी ज़्यादा है, इसलिए कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर को दे देता है, जैसे विजय माल्या ऐसे पर्सन को। क्या और जो नॉर्मल जनता है, जो नॉर्मल अगर देखा जाए जनता को, तो उसी को देना चाहिए, क्योंकि वो बैंक से डरता है। आप अगर सोचिए, अगर हम आप लोन लीजिएगा तो डर रहेगा अपना, वो यार नहीं एक दिन 1 रोटी कम खाएंगे लेकिन बैंक के लिए पैसे को बचा कर रखा जाए, क्या ये काम नहीं करेंगे, लेकिन बैंक को दे देना है इंस्टॉलमेंट जा करके। और बड़े बड़े इन्वेस्टर के क्या है, इतना नो रूल्स रेगुलेशन उसमें लगा हुआ है, जो वो कहेगा कि जाओ ना ठीक है मेरे कंपनी को बेच के ले लो ना भाई साहब, क्या। और हम लोग तो ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो देखिएगा गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ऐसे ऐसे चीज़ है कि ऐसा ऐसा ना रूल्स बना हुआ, जिसको मिलना चाहिए उसी को नहीं मिल पाता है। अब वही है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जाइए, वो आसानी से देता है हम लोग आप लोग को, तो फिर क्या है, लोन का इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है, वो आसानी से देता है देखिए नॉर्मल आदमी को, लेकिन वही जो नेशनलाइज बैंक वो आसानी से नहीं दे पाती है। तो इसलिए देखिएगा अगर रियल कहा जाए तो एनपीए जो जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक का, इसका ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। एनपीए वगैरह भी हम लोग आएंगे, इस पर भी टॉपिक है कि एनपीए जो हो रहा है उसको आपको थॉट बताना है, पीएचडी करेंगे तो थीसिस बताना है कि भाई आप बताइए आप जो रिसर्च किए उसमें कि क्या क्या करेंगे ताकि जो बैंक है पब्लिक सेक्टर को उसको एनपीए में रिड्यूस हो जाए। तब खुद सोचिए, सब तो प्रैक्टिकल है ना, हम कह सकते हैं कि प्राइवेट जो है सो बेटर है पब्लिक से, इसलिए कि ये आसानी से छोटे छोटे इन्वेस्टर को भी दे देती है लोन। अब बड़े बड़े को तो देता ही, आईसीआईसीआई बैंक में आप जाइए, एचडीएफसी में जाइएगा तो एक छोटा सा लेन देगा, हमको लगता है 10 कस्टमर का, लेकिन 10 कस्टमर को पैसा डिपॉजिट करने में देखिए 2 से 3 घंटा लगता है उसको, मतलब एक पर्सन लगा एक बैग पैसा डालता है उसमें, बड़े बड़े बिजनेसमैन। हम लोग पब्लिक बैंक में आप जाइए तो बड़ा सा भी लाइन होता है, आसानी से जमा कर दिए, इसलिए उसमें 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 ये सब जमा करने वाला रहता है कस्टमर, 500 भी निकालने वाला रहता है, 500 भी जमा करने वाला रहता है। एचडीएफसी में जाइए तो 500 जमा आपको सोचना पड़ेगा, वहाँ पर एक डालेगा एक बैग डाल देगा, आप उसको गिनने में काउंटिंग करने में लग जाता है, लंबा लंबा कतार। तो ये सब बातें होती है, तो बड़े भी इन्वेस्टर को देता है और छोटे को भी देता है, तो उससे उसका मेंटेन रहता है। देखेंगे जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक में देखिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन चेक करने के बाद लोन देती है, फिर भी उसको एनपीए चला जाता है, क्या। और प्राइवेट बहुत कम उतना क्राइटेरिया को देखता है, सिर्फ आपको देख लिया इनकम ये है, आप क्या कर रहे हैं, क्या सोर्स है, लोन दे देती है, उसको पैसा नहीं डूबती, एनपीए बहुत कम हो रही है, तभी तो उसको ज़्यादा फायदा हो रहा है, पब्लिक को कम फायदा है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, 4 नंबर है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग अलग से एडजस्ट नहीं करेंगे, यहीं पर एड लेस कर लेंगे, क्या एवरेज कर देंगे, क्योंकि हम लोग को तो ऐसे भी तो ऑब्जेक्टिव बनाना है ना, तो हम लोग को ऐसा क्वेश्चन सब करने का तरीका जानना चाहिए ताकि एक लाइन में क्वेश्चन बनाकर आंसर दे दे वहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, जो प्रॉफिट है उसको हम लोग लिखते हैं 1,40,000 देखिए, कहता है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन है, इसको लेस करेंगे, गेन है यानी कि प्रॉफिट है तो इसको लेस कर देंगे, 1,02,3,4 माइनस कितना है, 5,000 है ना, देखिए तो हाँ 5 है ना, 5,000 ये हो गया, प्लस 1,00,000 कितना है, 50,000 है 2016 में, 1,50,000। अब इसमें देखिए क्या है, कहता आफ्टर चार्जिंग इन एबनॉर्मल लॉस, तो इसको ऐड करेंगे 10,000 को, प्लस 1,45,000 है,
1,45,000 है, एक्सक्लूडिंग 5,000 इंश्योरेंस है, तो इसको लेस करना चाहिए। ये नॉर्मल ही एक्सपेंस है, हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि नॉर्मल एक्सपेंस लेस करना चाहिए था ना, लेस नहीं किया, इसलिए हमेशा याद रखेंगे कि सर यहाँ पर कितना ऐसे स्टूडेंट याद करता है जब देखता हो जहाँ लॉस वहाँ सर ऐड करें या जहाँ प्रॉफिट उसको ऐड करें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम ये कर रहे हैं कि अब नॉर्मल यदि है तो अब नॉर्मल आइटम उसमें एडजस्ट नहीं होना चाहिए, एडजस्ट कर दिया है तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर दे रहे हैं। अब बात रहा वो प्रॉफिट है या लॉस, अगर गेन है तो नहीं ऐड होना चाहिए तो ऐड किया हो, इसलिए उसको लेस कर दे रहे हैं। यदि लॉस है एबनॉर्मल तो लॉस लेस नहीं होनी चाहिए, तो वो किया हुआ है इसलिए हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉर्मल ही है, तो नॉर्मल कोई भी एक्सपेंस को तो लेस होनी चाहिए था ना, क्या तो हम लोग लेस नहीं किए, इसलिए उस चीज़ को यहाँ पे लेस कर देते। ऐसे हम लोग समझेंगे, ये मत समझेंगे कि लॉस हो रहा है कोई भी तो उसको लेस, तो देखिए वो कॉन्सेप्ट फिर धज्जियाँ उड़ जाएगा, चूँकि देखिए यहाँ पर भी तो लॉस नहीं था ना, यहाँ ऐड किया, यहाँ पर लेस कर दीजिए, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चूँकि बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस है ना वो इंश्योरेंस, कितना 3 ईयर है ना, इसको ऐड कीजिए। 1,40 की जगह पर 1,35 होगा, 1,35 प्लस 1,60,000 होगा, प्लस 1,40 बाई 3, तो 1,35,000 और एक कितना हो गया 4,35,000 बाई 3 कितना हो जाएगा 1,45,000 हुआ। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2 ईयर, तो गुडविल इज इक्वल टू हो गया 145 इंटू 2 इज इक्वल टू हो गया 2,90,000। ये आंसर निकल के आ गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि भगवान के पीछे भी टाइम देना होगा ना कभी कभी, क्या साल में एक बार है तो हाँ। अब देखिए 5 ईयर कहते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स दिया हुआ है। 12,000 प्रॉफिट इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन है, इतना है 4,000। 28,000 प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग 8,000 एज एन इंश्योरेंस प्रीमियम। देखिए एक्सक्लूडिंग 8,000 तो इसको लेस करना पड़ेगा, ये ऊपर गेन है तो इसको लेस करना पड़ेगा। 8,000 प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, तो इसको ऐड करना पड़ेगा, लॉस को चार्ज करने के बाद बोला है एबनॉर्मल लॉस को। उसके बाद 12,000 प्रॉफिट फिर 4,000 लॉस, तो इसको लेस कर देना पड़ेगा, ये बन जाएगा, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, ठीक। दे एग्रीड टू एडमिट डी फॉर 1/4 शेयर। For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase of average profit of last 5 years. These profit were, देखिए नेट प्रॉफिट लॉस दिया है, इस तरह से दिया है, एक बार 17 में लॉस हुआ है सिर्फ। उसके बाद कहता है ऑन 1 जनवरी 2017 ए मशीनरी कॉस्टिंग कहता है 20,000 वाज परचेज्ड एंड डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस account on which depreciation is to be charged at the rate of 25% per annum. Calculate the value of goodwill. देखिए यहाँ पर एडजस्टमेंट दे दिया है, अब थोड़ा हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए सब चीज़ में सिंपल है, लेकिन यहाँ पर मशीनरी की बात बोलिए वो थोड़ा ट्विस्ट लगा दिया यहाँ पे, तो यही सब चीज़ क्वेश्चन है जो हम लोग को समझना है, छोटे छोटे बातों को, और यही छोटे छोटे बात मोटे बन जाता है क्या, तो आप जरा समझिए। यहाँ पर क्या बोला है कि एक मशीन परचेज किए थे, देखिए उसका वैल्यूज कितना था, एक मशीन कॉस्टिंग का था 20,000, कब खरीदे थे जनवरी 2017 में, लास्ट ईयर की बात बता रहा है, लास्ट ईयर जो प्रॉफिट हुआ उस साल की, इसका मतलब बात बोला है 2017 में। पहले तो प्रॉफिट हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि सभी को अच्छे से पता चले, बोलिएगा तो प्रॉफिट है 2013 से, यहाँ पर रुक जाइए, 2013, 14, 15, 16, 17 बोलेंगे तो कितना प्रॉफिट है, 1 मिनट, कितना 30,000, 70,000, 1,00,000, 1,40,000, कितना 1,20, ठीक बोलिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, 1,20,000। अब देखिए कहता क्या है
1 जनवरी 2017 को एक प्लांट परचेज किया गया था, उसका कॉस्ट था, प्लांट का कॉस्ट प्राइस है 20,000, ठीक ना। उस पर डेप्रिसिएशन था एट द रेट ऑफ कितना 25%। अब जरा समझिए यहाँ पर क्या कहना चाहा है। देखिए कहता है एक प्लांट हम लोग परचेज किए थे 2017 1 जनवरी का दिन, ठीक ना। लेकिन हम लोग क्या किए, ऑफिस एक्सपेंस में डेबिट कर दिए, जबकि होना क्या चाहिए था, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, जबकि हम लोग लिख दिए ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्योंकि प्लांट ऑफिस में डेबिट करने का मतलब क्या है, कैश तो क्रेडिट हुआ ही होगा। तो जरा समझिए बात को। तो यहाँ से देखिए 2-3 गलतियाँ हुआ होगा। पहला कि यदि हम ऑफिस एक्सपेंस में लिख दिए ये 20,000 रुपया, तो इसका मतलब प्रॉफिट 20,000 से गिर गया होगा ना, क्योंकि प्लांट एसेट्स है, एसेट्स अगर लिखते प्लांट अकाउंट में तो वो बैलेंस शीट में चला जाता है। लेकिन हम लोग क्या किए, 20,000 रुपया लिख दिए ऑफिस एक्सपेंस में, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया होगा। थोड़ा मुद्दा को पकड़िए। इसका मतलब 20,000 से मेरा प्रॉफिट गिर गया, क्या प्रॉफिट मेरा रॉन्ग हो गया ना उस साल का, क्योंकि अब इसलिए कि प्लांट जो फिक्स एसेट्स है उसको आप पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिए जा करके, तो उतना से तो प्रॉफिट कम शो करेगा ना, ये हुआ बात। दूसरा क्या फर्क हुआ, यहाँ कुछ एक और ट्यूस लगा हुआ डेप्रिसिएशन की बात, ठीक है। यदि इस प्लांट को सही से अगर प्लांट अकाउंट में लिखते तो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता। इसका मतलब इस पर 25% अगर डेप्रिसिएशन निकालते तो कितना होता है, 5 चौक 20, 4,000 होता ना, 5,000 होता ना, 5,000 डेप्रिसिएशन जाता तो क्या होता, प्रॉफिट एंड लॉस 5,000 से घटता क्या। तो इसका मतलब हम इसको भी चार्ज नहीं किए होंगे, चूंकि एसेट से को जब एक्सपेंस मान लिए तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं ना किए होंगे, आपको ऐसे समझना होगा। तो इसका मतलब या तो क्या कीजिए, इन दोनों का डिफरेंस 15,000 हुआ तो 15,000 यहाँ पर जाकर डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, और नहीं तो क्या कीजिए, ये 20,000 रुपया ऐड कीजिए और 5,000 रुपया को लेस कर दीजिए, ठीक है, प्रॉफिट करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं शुभम, आपको कोई दिक्कत। देखिए 1 जनवरी 2017 को, ठीक है, इसी क्वेश्चन से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आप लोग से पूछेंगे, इसलिए अच्छे समझिए। हम दूसरे इसी चीज़ को अगर डेट बता देंगे 2014 में ऐसा होता तो क्या होता, तो इसलिए अच्छे समझिए। देखिए क्या हुआ, ये जो प्लांट आप परचेज किए, ठीक ना, तो डेबिट करना चाहिए प्लांट अकाउंट में, सही तो यही है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, ऑफिस एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। तो खुद सोचिए एंट्री सही क्या होता, प्लांट अकाउंट DR होता और 2 होता कैश या बैंक जो भी होता, लेकिन हम लोग वो नहीं करके ऑफिस एक्सपेंस लिख दिए, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट DR और 2 कैश किए होंगे। तो ये तो गलती हुआ ना, क्योंकि प्लांट लिखते तो वो बैलेंस शीट में चला जाता, ऑफिस एक्सपेंस में डेबिट किए तो पीएल में चला गया होगा ना। इसका मतलब 20,000 से प्रॉफिट कम गया होगा, तो इसको शो कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर क्या किए, इसको जब हम खर्चा मान लिए तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं किए होंगे क्या, तो इसका मतलब क्या होगा, सही करने के लिए 25% से डेप्रिसिएशन निकाल करके इसमें से लेस करना पड़ेगा। आप समझ गए ना कंसेप्ट। अब आप लोग से पूछते हैं, अगर ये ऐसा यहाँ पे गलती हुआ तो यहाँ पे भी तो हो सकता था ना। अगर 2014 में ऐसा होता तो आप लोग बताइए क्या करते, कंसेप्ट बनाइए ताकि गलती नहीं होगा। अगर ऐसा यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे भी तो हो सकता है ना, कहीं पे भी गलतियाँ हो सकती है। तो 2014 में ऐसे होता तो क्या करते, देखिए सेम होता और एक्स्ट्रा कुछ होता। देखिए क्या होता, यहाँ पे तो होता ही 20,000 रुपया को ऐड करते और 5 को लेस, और यह सब में डेप्रिसिएशन लेस होता है, क्योंकि फिक्स एसेट्स है ना। आप खुद सोचे जरा, तो हर एक साल ना डेप्रिसिएशन उस पर लगता है क्या, तो यहाँ पे भी लगता है तो इतना, वहाँ पे भी 5,000 लेस होता, यहाँ पे भी 5,000। हाँ वही अगर डिमिनिशिंग बैलेंसिंग का था तो फिर उस बैलेंस पे लगाते, 80,000 पे लगाते, नहीं 5,000 चला जाता, 15,000 पे लगता, फिर उस पर जो होता वो लगता। लेकिन कुछ नहीं लिखा तो फिक्स इंस्टॉलमेंट है। तो ये हमेशा कॉन्सेप्ट बना कर चलिएगा कि ये यहाँ पे बोला, यहाँ पे भी बोल सकता था, यहाँ पे भी बोल सकता था क्या, तो इसलिए हम लोग को कॉन्सेप्ट बना के चलना है। तो समझ गए। देखिए अकाउंट में जब भी पढ़िए ना तो 3 चीज को हमेशा याद रखिए। कुछ भी गलती हुआ तो याद कीजिए कि एसेट्स हुआ, इसका इंपैक्ट को एक्सपेंस पे भी पड़ा, अगर एक्सपेंस पे भी पड़ा होगा तो पीएल अकाउंट में भी गलतियां हुआ होगा, एसेट्स में गलती हुआ इसका मतलब बैलेंस शीट में भी गलतियां हुआ होगा। तो दोनों चीज को हमेशा याद रखिए। जहां भी एसेट्स की बात हो रही है तो कम से कम दिमाग लेकर जाइए एक्सपेंस की ओर, क्योंकि एसेट्स से एक्सपेंस होगा या इनकम होगा अगर इन्वेस्टमेंट है तो एसेट्स जैसे भी कुछ गलतियां होगा तो याद रखें कम से कम एक्सपेंस पे इंपैक्ट पड़ रहा है कि नहीं। जैसे देखिए इसमें ट्यूस लगा दे डेप्रिसिएशन, तो इसलिए एक्सपेंस पे भी इंपैक्ट पड़ गया। लायबिलिटी की जब बात होगी तो हमेशा याद रखिए अगर मिस्टेक है तो थोड़ा सोच के देखिए इनकम पे भी कुछ प्रभाव पड़ा। जैसे लोन होता, लोन अकाउंट को क्रेडिट की जगह पे हम लोग किसी प्लांटे को क्रेडिट कर दिए,
तो वहाँ पर गलती हो गया, तो इसका मतलब इंटरेस्ट वहाँ पे चार्ज नहीं किए होंगे, तो इसका मतलब फिर वहाँ पर एक्सपेंस पे भी इम्पैक्ट पड़ गया होगा। तो हमेशा याद है कि जब भी कोई एक गलती होगा तो उस पर और थोड़ा दूर सोच कर देखिएगा कि ऐसा करने से क्या कुछ खर्चा पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है या कोई इनकम पे भी तो इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। तो इस सारा चीज़ को सोचिएगा, ये नहीं कि सिर्फ जो लिखा उसी के बारे में नहीं सोचिएगा, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम डायरेक्टली चूँकि क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है तो इसलिए यहीं पर ऐड लेस कर देते हैं डायरेक्टली। क्या यहाँ पे 20,000 को क्या करें, हम ऐड कर देते हैं, चूँकि खर्चा मान लिया था ये, और 5,000 को खर्चा नहीं माना था इसलिए इसको खर्चा अब हम मान लेते हैं। क्या, तो ये करेक्ट प्रॉफिट कितना हो गया, 1,40,000 में से 5 गया तो 1,35,000। क्या, ठीक है। अब हम लोग निकाल देते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो कितना हो जाएगा, सीधे हम ऐड कर देते हैं डायरेक्टली। 30,000 और 70, 1,00,000, 2,00,000, 3,40,000, 3,40,000, 4,75,000। क्या, और भाई कितना साल था, 5 साल है, 2, 3, 5 तो 80, 95,000 होगा ना एवरेज प्रॉफिट। देखिए तो ठीक है ना, इसका मतलब ऐड करने में गलती की है। 4,35 से ये भी लाया है ना, 4,35 ओ ऐड करने में गलती हो गई क्या, हम लोग ऐड नहीं, 6 नंबर क्वेश्चन इधर ना बुक के हिसाब से हुआ है 2,35,000। पूरा 1,05,000 माइनस कर दिया है। 1 मिनट रुकिए, एक हाँ ठीक तो है, 1,05,000 का काम हमने किया क्या सर? 1,05,000 कहीं दिया हुआ है क्या, हाँ, लॉस है 1,05,000। तो है ना, वो छूट गया, वो कहाँ पर दिया हुआ है 1,05,000, 2017 का लॉस है। हाँ 2017 में लॉस था, देखिए आप लोग प्रॉफिट बोल दिए, ये लॉस दिया हुआ, देखिए ये माइनस में है, ठीक ना। तो आप देखिए, आप एडजस्ट होगा तो कुछ अलग हो जाएगा ना। तो ये माइनस में प्लस जुड़ेंगे तो 1,00,000 हो जाएगा माइनस में। क्या, 1,00,000 माइनस में फिर -5,000, तो 1,05,000 माइनस में होगा, ठीक है। तो 1,05,000 माइनस में आ रहा है, ठीक है। ये लॉस दिया हुआ था, हम लोग प्रॉफिट इसको लिख दिए थे इसलिए जोड़ने में मिस्टेक हुआ था। तो आप जोड़िए, सब चीज़ सेम था, सिर्फ ये लॉस था। तो अब देखेंगे ये हो गया 2,00,000, 3,40,000, 3,40,000 में से 1,05,000 चला गया तो 2,35,000। क्या, 2,35,000 तो कितना होगा डिवाइड किए तो 47,000। आप निकाल देंगे गुडविल, सैंतालीस, और कितना ईयर परचेज था, 4 ईयर। देखो तो नंबर ऑफ ईयर परचेज था, एवरेज का कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज है। क्या, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 तिहाई 12, 1,88,000। क्या, 188,000 आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो देखेंगे अब जो क्वेश्चन है 7 नंबर, वेटेड एवरेज, कौन मेथड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए वेटेड कैसे निकाला जाता है, इस चीज़ को जरा समझिए। इसी क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, आप बताने की कोई जरूरी नहीं हमको। देखिए क्या करेंगे, वेट निकालने के लिए देखिए जो प्रॉफिट दिया रहेगा ना उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या, ये पहला है तो इसलिए 1, ये दूसरा साल इसलिए 2, ये तीसरा ईयर है 3 × 4, जितना साल करें × 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी आएगा ठीक ना वैल्यू उसको डिवाइड कर देंगे। जितना किससे डिवाइड करेंगे, अब इसको ऐड करके वेट निकाला जाता है। वेट ये निकाला जाता है, जैसे देखिए वेटेड का मतलब जरा आप ऐसे समझिए, जैसे देखिए कि मान कर चलिए एक स्टूडेंट का एग्जांपल देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट आया इंटरव्यू में, बात समझिए जरा, वेट का मतलब क्या, किसी को वेट कैसे दिया जाएगा, इंपॉर्टेंस कैसे दिया जाएगा, इन द सेम वे प्रॉफिट में भी होता है। देखिए जैसे मान कर चलिए कोई स्टूडेंट आया, वो मैट्रिक पास किया, ठीक है। अभी यहाँ तक पीजी में आप लोग आए थे, पहले तो मैट्रिक पास किए होंगे, तो मान कर चलिए आपको मैट्रिक में आया 60% सपोज, उसके बाद इंटर में मान कर चलिए आपको 65 आ गया, ग्रेजुएशन में 70 आ गया, और पीजी में आपको 80 आया या मोर देन 80% आया। तो आप इंटरव्यू में आए, यहाँ पे हम बैठे हुए इंटरव्यू लिए, देखिए आपको मार्कशीट, तो पहले तो देखिए मैट्रिक में वो थोड़ा कम है, फिर देखिए वो इंटर में वो कुछ बढ़ा है, फिर हमारा एक्सपेक्टेशन हो जाएगा कि हो सकता है ग्रेजुएशन भी बढ़ा है, ग्रेजुएशन देखिए हाँ रियल में बढ़ा है, फिर सोचेंगे पीजी। इसका मतलब हम समझेंगे ये कि स्टूडेंट एक अच्छा मेहनती है, कि मतलब पहले की अपेक्षा ये दिन प्रतिदिन अच्छा करते जा रहा है। बातों को जरा समझिएगा।
और अच्छा करते जा रहा है, इसका मतलब ये जब यहाँ पे अप पॉइंट होकर के आएगा तो यहाँ पे भी अच्छा ही करेगा, ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है, ठीक ना। तो वही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो अक्सर ये जो वेटेड एवरेज कहाँ पे लागू होता है, हम लोग को इंटर के बुक में तो कहीं पे दे देता है, लेकिन देखिए रूल्स कहाँ पे कहता है लागू होना चाहिए कि जब भी अगर प्रॉफिट आपको दिया हुआ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक ना, तब वेटेड एवरेज कहे या ना कहे कैलकुलेट कर देना चाहिए। बात को जरा समझिए। अगर क्वेश्चन में मानकर जैसे देखिए 30,000 है, 70, 1 लाख, 1,40,000, यहाँ तो लॉस हो गया, इसके बाद होता या यहीं तक है तो मानकर चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वेटेड एवरेज से निकालेंगे। या डिक्रीजिंग रहता है, जैसे यहाँ रहता है 1,40,000, 1 लाख, 1,20,000, इस तरह से करके अगर डिक्रीजिंग होता तो भी हम ऐसा करते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट जब बढ़ते हुए क्रम में आए तो कुछ ऐसा भी स्टूडेंट होगा कि मैट्रिक में टॉप कर गया, 80% लाया, उसके बाद ये क्या कहता है, ये इंटर में आया तो 75% लाया, ग्रेजुएशन में आया तो 70 लाया, पीजी में आया तो 65 आ गया। इसका मतलब उसका कम होते जा रहा है क्या। तो जैसे यहाँ पर हम उसको वेट निकालेंगे, इसका परफॉर्मेंस को देखेंगे तो पता चलेगा आने वाला दिनों में ये अब बिलो 60 चला जाएगा, इसका तो ये काम अच्छा ढंग से नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात को। तो वेटेड का मतलब ये होता है एक्चुअल में, लेकिन हम लोग को यहाँ क्वेश्चन ही बोल देता है प्रॉफिट किसी तरह दिया था। हालांकि इस क्वेश्चन में ठीक दिया, प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है। देखेंगे 7 में, तो आप इस तरह बना लेंगे। देखिए क्या करेंगे, हम लोग बता दे रहे हैं इसी में सॉल्यूशन का हिंट से। देखिए दिया हुआ ना सारा प्रॉफिट, उसको वेट लिया, देखिए 1, 2, 3, 4 है, सभी को ऐड किया, इन सभी को, ठीक ना। उसका ये जो मल्टीप्लाई करके आया उन सभी को ऐड किए, तो जो ऐड करके आया वो इस जो ऐड करके आया उनसे डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा वेटेड एवरेज। और नंबर ऑफ शेयर परचेज से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सब में ऐसा होता है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है, सेम रहेगा प्रोसेस। मतलब उसमें सिर्फ हम लोग इतना साल से डिवाइड करते थे, यहाँ पर जो वेट आया ना उसमें डिवाइड करते हैं टोटल ईयर से। जैसे 1 साल, 2, 3, 3, 6, 4, 10 साल यहाँ पे आया ना, ये जो टोटल मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके ऐड किए तो उतना में उस 10 से डिवाइड करेंगे तो वेटेड एवरेज निकलेगा, और उसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से तो निकल जाएगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ, देखिए 24,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 30 को 2 से किया, 32 को 3 से, 40,000 को 4 से, इतना हो गया, सबको ऐड किया तो देखिए 10 से डिवाइड किया ना। उसके बाद क्या हुआ, वैल्यू ऑफ गुडविल 5 ईयर परचेज है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम इसलिए सब क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं ताकि जल्दी खत्म होगा और कंसेप्ट भी आप लोग को चला जाएगा, नहीं तो बहुत लंबा टाइम खींच देगा यही बुक बताते। अब यहाँ से आ गया सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब देखिए सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। सुपर का मतलब देखिए अच्छा, मतलब आप अच्छा सोच रहे हैं, होता नहीं कि एकदम सुपर क्रिकेट खेला है, मतलब सुपर मतलब बहुत अच्छा क्या। तो यहाँ पे देखिए क्या है सुपर का मतलब, जैसे हम कल एक एग्जांपल दिए थे गुडविल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि मान कर चलिए कोई पर्सन है, उसका 2 लड़का है, उसको पैसा दिए कि भाई एक को दिया कि जाओ 1-1 लाख रुपया दोनों को हम पैसे दे रहे हैं, तुम इस पैसे से अच्छा करके हमको दिखाओ ताकि तुमको फ्यूचर में अच्छा बिजनेस ओपन करवा देंगे या तुमको और पैसा देंगे ताकि तुम अच्छा कर सके क्या। तो 1-1 लाख रुपया दे दिया दोनों को। एक क्या सोचा, यार कोई भी काम करेंगे तो रिस्क है, उसमें टेंशन है, मेहनत भी करना पड़ेगा, फिर पैसा डूब जाएगा तो पापा मुझे फिर नेक्स्ट टाइम में देंगे नहीं क्या। तो वो क्या किया, आंख बंद करके वो डिपॉजिट कर दिया कि चलो यार इंटरेस्ट तो इतना आते रहेगा। एक सोचा कि नहीं हमको अच्छा करना है, ठीक ना, रिस्क लेते हैं, मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करेंगे, तो उस 1 लाख रुपया से क्या क्या वो बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब वो सोचा कि हमको काफ़ी मेहनत करके हमको अच्छा करके दिखाना है, तो वो उससे मानकर चलिए कमा लिया 20,000 पर एनम। ये जो फिक्स किया पैसा तो ये कमाया मानकर चलिए 10% है, क्योंकि बैंक में तो रेट फिक्स होता है, जो रेट होता है उसी रेट से आपको मिलेगा, तो 10,000। इसका मतलब सुपर काम किया कितना, वो 10,000 से, तो उसी को बोला गया सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज प्रॉफिट में से लेस किया जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल का मतलब उतना सबको मिलेगा, क्योंकि आप जाएंगे SBI में जमा करने पैसा, आपको भी उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा, हम जमा करेंगे हमको भी, सभी पर्सन को मिलेगा क्या। हाँ ये एक अलग है कि थोड़ा सीनियर सिटीजन है तो थोड़ा रेट ज़्यादा दे देता है, तो ये एक अलग सिचुएशन हो गया। बैंक वगैरह में देखिएगा होता है कि अगर 80+ है तो थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा आपको देगा, तो वो एक अलग सिचुएशन हो गया। तो सुपर का मतलब नॉर्मल लॉस हुआ उसका उल्टा हो गया सुपर का। हाँ सुपर मतलब उससे अच्छा हो गया, तो समझ गए। देखिए समझ करके ही फॉर्मूला बन गया ताकि हम लोग भुलाएंगे नहीं, होता नहीं कभी कभी भूल जाते हैं हम लोग, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो याद रहेगा, ज़्यादा कंसेप्ट बनने के बाद क्या होता है यहाँ से डिलीट होना स्टार्ट होता है, तभी ना वहाँ जाकर सेव होगा क्या। हार्ड डिस्क जब भर जाता है क्या, आपको कैसे याद? तो प्रैक्टिस से होता है।
और कुछ ना कुछ कंसेप्ट इसी तरह बना लीजिए माइंड में, जैसे हम अभी आपको एग्जांपल दे दिए उसी तरह आप भी पढ़ते रहते, कुछ माइंड में सेट कर लिए तो आपको हमेशा याद रहेगा। क्या तो समझ गए कि जब भी ऐसा होगा तो एवरेज प्रॉफिट और माइनस सुपर मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखेंगे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी इसको बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो नॉर्मल जो मिलता है उसमें से आप लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं ऑफ रिटर्न। या यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड, तो उतना नहीं लिखना है, जो आप पैसे लगाए उस पर कितना रेट है। तो यहाँ पर इसका मतलब समझिए कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या, यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट आपको दिया रहेगा। ठीक है, जो आपको कैपिटल से इतना पैसा मिलेगा इंटरेस्ट, और ये तो एवरेज आपको निकालना पड़ता है। एवरेज कैसे निकलेगा, जो अभी तक हम लोग निकाले उसमें भी होगा आपको एवरेज, या तो वेटेड एवरेज से निकाले या सिंपल मेथड से, दोनों सेम रहेगा। तो आप देखिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, और इसमें भी होगा गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो सुपर प्रॉफिट इज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, उस चीज़ को भी लिख देते हैं। ये तो सुपर प्रॉफिट निकालें, गुडविल इज इक्वल टू का सुपर प्रॉफिट एसपी लिखते हैं और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। समझ गए बात। तो देखिए 8 नंबर पे आते हैं। अभी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, हालांकि वो भी बता ही दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर वहाँ बताना पड़ेगा। कभी कभी देखिए आपको कैपिटल नहीं दिया रहेगा, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का मतलब क्या है, कैपिटल इम्प्लाइड, जो आपको पैसा लगाए हैं उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कभी कभी दिया रहेगा, कभी कभी नहीं भी दिया रहेगा। ठीक ना, कैपिटल इम्प्लाइड उसको बोला जाता है कैपिटल इम्प्लाइड, मतलब आपने कितना से कैपिटल को लगा रखा है। ठीक ना, तो उसका फॉर्मूला जान लीजिए क्या क्या हो सकता है, कैपिटलाइजेशन मेथड में भी उसका यूज पड़ सकता है। तो देखिए कैपिटल पहले समझिए थोड़ा कॉन्सेप्ट से, ताकि कॉन्सेप्ट रहेगा तो फिर याद करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो बड़ा सा फॉर्मूला है। जैसे देखिए बैलेंस शीट तो शायद आप लोग देखे ही होंगे क्या, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, इसलिए बैलेंस शीट बना रहे हैं। यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, देखिए तो पुराना फॉर्मेट से बना रहे हैं। देखिए बैलेंस शीट हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, लायबिलिटीज में क्या, कोई भी शेयर कैपिटल में मान कर चलिए इक्विटी हो सकता था, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, कोई जनरल रिजर्व हो सकता था क्या, कोई पीएल अकाउंट हो सकता था, कोई लोन वगैरह होता था या डिवेंचर, कुछ भी नहीं। बैड डेट तो खर्चा हो गया, वो तो पीएल में जाएगा ना। यहाँ लायबिलिटीज की बात होगा ना, क्या लायबिलिटीज ऑफ प्रॉफिट यहाँ लिखा जाता है, उसका लोन हो गया। नहीं ड्राइंग इसमें क्या है, वो तो देखिए ड्राइंग जब भी होगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप में होगा, हमेशा याद रखिएगा। कंपनीज के केस में नहीं होती है ड्राइंग। हाँ देखिए, तो जब भी ड्राइंग की बात होगी ना तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है या पार्टनरशिप फॉर्म में ड्राइंग की बात होगा। हालांकि यहाँ पे तो कैपिटल ही दिया रहेगा, तो यहाँ इक्विटी शेयर की बात नहीं होगी क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म का है। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है ना, आपको दूसरे का भी कंपनी का भी तो गुडविल बोल सकता है निकालने के लिए, तो हम लिखे पार्टनरशिप रहेगा तो यहाँ सिर्फ रहेगा कैपिटल लिखा हुआ, क्योंकि उसमें शेयर वगैरह नहीं होता है क्या, क्योंकि जब भी होगा तो पब्लिक कंपनी ने इशू करती है। तो हम सब चीज़ लिख दिए, अगर पार्टनरशिप फॉर्म रहेगा तो यहाँ पर सिर्फ कैपिटल समझेंगे। ठीक है, तो लोन हो गया। कोई और लायबिलिटीज हो सकता है, हाँ डिवेंचर भी एक ही आइटम लिए हैं, नहीं तो बड़ा सा हो जाएगा। एक लेते हैं कोई करंट लायबिलिटीज में, जैसे क्रेडिटर हो गया क्या, या कोई भी करंट में हो सकता है, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं। इधर देखिए प्लांट मशीनरी हो सकता है, सीधे लिखते हैं फिक्स एसेट्स क्या, एक करंट एसेट्स लिखते हैं। ये एक होता है फिक्टिशियस एसेट्स होता है, ये सब इक्वल करके बराबर आता था। ठीक है, तो आप समझिए फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब थोड़ा समझिए, क्योंकि फिक्स हम लोग जानते हैं, करंट समझिए रहे हैं क्या, फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, इसी को समझिए। देखिए इसको बोला जाता है अदृश्य संपत्ति। हाँ जैसे गुडविल रिटेन ऑफ रहेगा दिया हुआ, पेटेंट रिटेन ऑफ पेटेंट रहेगा दिया हुआ। ठीक है,
उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया रहेगा, फिर ये अंडर राइटिंग कमीशन दिया रहेगा, फिर लिखा रहेगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर दिया रहेगा, ठीक ना, रिडम्पशन ऑफ ये प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स दिया रहेगा, ये सारा एक्सपेंसेस दिया रहेगा। तब खुद सोचिए, आपको माइंड में कुछ ऐसा लग रहा होगा कि सर एक्सपेंस तो पीएल में जाता था, फिर यहाँ पे कैसे आ गया। कभी कभी आपको ऐसा होता होगा, क्वेश्चन जब बनाएंगे तब कुछ कभी कभी माइंड के अंदर ऐसा सोचने को मौका मिलता होगा। अब अक्सर देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े होंगे तो वहाँ देखिएगा ये आइटम निश्चित मिलता था, तो वहाँ लिखते थे क्या चाहिए, गुडविल रिटेन ऑफ, पेटेंट रिटेन ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो देखिए ये सब आइटम वहाँ रहता था, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये सारा आइटम यहाँ लिखा रहता था। तो खुद सोचिए ये तो एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस यहाँ पर क्यों रहता था। तो बात को जरा समझिए, ये हो गया, नाम है अमूर्त अदृश्य संपत्ति कहिए, मतलब जो दिखाई नहीं देता है, ठीक ना, और एक्चुअल में रियल में वो है भी नहीं, वो रियल में है भी नहीं, वो माना गया है कि ऐसा है। जैसे क्या होता है खुद समझिए, क्योंकि लॉजिक पे हम लोग आएंगे। मान के चलिए कोई कंपनी शेयर इशू किया 10% डिस्काउंट, तो उस पर 10,000 डिस्काउंट आया, क्योंकि यहाँ पर रहता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इस शेयर का है कोई शेयर कैपिटल में। उसके बाद कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको मान कर चलिए 1000 रुपीज़ है, ठीक है। कोई अंडर राइटिंग का कोई कमीशन मान कर चलिए कुछ भी है, 150, 200, 500, 2000 मान लेते हैं, इतना हो गया खर्चा। अब जरा समझिए, तब खुद सोचिए ये जो डिस्काउंट हुआ ये पीएल में तब ना जाता जब 1 साल का खर्चा होता, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम लोग एनुअली बनाते हैं ना, तो एनुअली बनाते हैं तो उसमें एनुअल एक्सपेंस होता है, उसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं ना। लेकिन ये शेयर जब भी कोई कंपनी इशू करती है तो ये कोई जरूरी नहीं कि 1 ही साल के लिए इशू करती है, डिबेंचर तो ऐसा होता है 20-20 साल के लिए होती है क्या। उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज है, मतलब बिजनेस को सेटअप करने से पहले का बहुत सारे एक्सपेंसेज होता है, स्टाम्प वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब बिजनेस भी बना तो कोई 1 साल के लिए नहीं बना होगा, वो तो हमेशा के लिए बना है, ये एज्यूम करके क्या। कमीशन जो अंडर राइटिंग को दिए, मतलब शेयर के लिए जो कमीशन वगैरह दिए, दलाली चार्ज दिए, ये भी तो कई वर्षों के लिए है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो इस चीज़ को नहीं ना हम लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट जो था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला कंपनीज को कि कंपनी जी आप इस एक्सपेंस, क्योंकि कंपनी क्या समझता था कि प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पे जाओ जितना भी खर्चा है उसको डेबिट में जाकर फेंक दो, क्या वो सारा खर्चा को लिख दिया इस तरह करके स्टार्ट में, ठीक है, और लॉस शो कर दिया। डिपार्टमेंट आया, टैक्स डिपार्टमेंट बोला कि आप तो कंपनी स्टार्ट कर लिए कंपनी जी, और आप हमको टैक्स भी नहीं दिए। तो बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कि डिपार्टमेंट जी हमको तो लॉस हो गया, तो मैं आपको टैक्स कैसे दूँ। तो बोलता है कैसे लॉस हो गया, थोड़ा दिखाओ अपना पीएल अकाउंट, तो देखिए ये अगर ओ सही में लॉस तो रियल में है। तब डिपार्टमेंट इस चीज़ के बारे में सोचा कि यहाँ पर कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि खुद सोचिए, ये जो एक्सपेंस जो लिखा ये तो कई वर्षों का है, ये पीएल में दिखाया, ठीक है ना। तो एक बार नोटिस आया कि भाई अब ऐसा कोई नहीं कर सकता, इसलिए कि ये खर्चा जो है ये कई वर्षों का है। तो कंपनी जितना भी था वो फिर डिपार्टमेंट को बोला ठीक है कई वर्षों का तो है ही, तो इसका मतलब हम लोग तो लॉस उठाए, चूँकि खर्चा है तो खर्चा का हम बेनिफिट नहीं लेंगे तो फिर हमारे लिए तो लॉस है ना। चूँकि खर्चा है, जब तक खर्चा नहीं मानेंगे तो इनकम ज़्यादा से होगा, तो टैक्स तो हमको ज़्यादा लग जा रहा है ना। तो डिपार्टमेंट बोला कि नहीं, चूँकि कोई भी रूल्स बनता है दोनों पक्ष के सोच करके ना, तब रूल्स क्या बना कि देखिए एक काम कीजिए कंपनी जी, ये मान लिया जाए कि 5 साल तक में आपको रिटर्न ऑफ कर लेना है, 5 साल तक में इस चीज़ को आपको बेनिफिट उठाना है, ठीक है ना। तो देखिए इसीलिए यहाँ पर लिखा था, देखिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा 2000 हुआ। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे लिखा गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर 2000 रुपया, ठीक है ना, और बैलेंस शीट में जाकर लिखा जाएगा यहाँ पे 8000 रुपया, ठीक है। फिर इसमें भी 5 से डिवाइड करके 200 आएगा, 200 यहाँ पे लिखा जाएगा और 800 यहाँ लिखा जाएगा। तो हमेशा याद रखिए जो खर्च है अमूर्त संपत्ति 5 साल तक बेनिफिट दिया जाता है उसको, मतलब कि 5th ईयर में आप उसको रिटर्न ऑफ कर लीजिए। इसलिए देखिएगा अक्सर देखिएगा बैलेंस शीट जब कैश फ्लो से आपको प्रूफ हो जाएगा, वहीं से एग्जाम्पल लेते इस तरह बैलेंस शीट होता था 2 वर्षों का। तो देखिए गुडविल यहाँ दिया होता था 8000, तो यहाँ होता था 6000 लिखा हुआ होता था ना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता था यहाँ पर 10,000, याद कीजिए जब कैश फ्लो पड़े होंगे या फंड फ्लो, यहाँ पे दिया होता था 8000, कुछ कम ही। गुडविल कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, आप पढ़े भी होंगे कैश फ्लो में, याद कीजिए
जब ज़्यादा हो जाता था उसको मानते थे परचेज गुडविल, जो कल भी हम एग्जाम्पल लिए थे कि परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन किया जाता है, वो अमूर्त नहीं होते, वो फिक्स एसेट्स हो जाती है, ठीक ना। और ये जो गुडविल होती है ये हो गया आपको रिटर्न ऑफ करने वाला गुडविल है। तो देखिए इन दोनों का देखते थे 2000 कम गया, इसका मतलब लिखते थे गुडविल रिटर्न ऑफ, कहाँ लिखते थे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर ऐड कर देते थे, ठीक है। यहाँ पे जो होता था प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 2000 रिटर्न ऑफ लिखते थे। इस जगह पे कभी नहीं देखिएगा ज़्यादा रहेगा, 10,000 की जगह पे 12,000 कभी नहीं हो सकता। गुडविल हो सकता है इसलिए कि गुडविल आप परचेज कर सकते हैं ना, बिजनेस हो सकता है बीच में किसी को आप एक्वायर कर लिए, बात को जरा समझिए। तो ये सारा जितना भी आइटम है ये सब तो खर्च है, तो इसलिए आप समझिए जरा, यहाँ तक समझ गए कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं इस पे कैपिटल इम्प्लॉयड, देखिए कैसे निकलेगा। नाम क्या है, कैपिटल और इम्प्लॉयड। कैपिटल माने पूंजी है, इम्प्लॉयड माने रोजगार। इसका मतलब आपका जो पूंजी है, ठीक ना, कितना रोजगार में है। अब खुद सोचिए, आप जो बिजनेस चला रहे हैं तो पूंजी के रूप में काम कौन कौन सा कर रहा है, इक्विटी से चूँकि पूंजी है, खुद सोचिए। प्रेफरेंसर पूंजी है, जो प्रॉफिट का पार्ट जनरेट में ये भी पूंजी का काम, चूँकि आप पढ़े होंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या हुआ कि कंपनी जब प्रॉफिट अर्निंग करती है तो उस प्रॉफिट को कंपनी दो काम करती है। एक क्या होती है, कुछ पोर्शन को शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है, और कुछ जो बचता है उसको रिटेन कर लेती है। रिटेन मतलब सोर्स ऑफ फंड बन जाता है लॉन्ग टर्म, मतलब कि 10 लाख हुआ तो 6 लाख 7 लाख सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि शेयर होल्डर का भी तो अपना ये है ना, रिटर्न मिलना चाहिए ना। 2 लाख 3 लाख जो भी हुआ उसको रिटेन कर लो ताकि मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा, सोर्स। तो एक तरह से समझिए पीएल कहिए रिटेन के रूप में है। तभी कैश फ्लो पढ़े होंगे तो देखिए आपको लिखाया गया होगा पीएल अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, तीनों पीएल का ही पार्ट है। देखेंगे कि कोनो क्वेश्चन में ऐसा भी बोला गया, जिस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया रहेगा तो जनरल रिजर्व को ही हम लोग बैलेंस करके उसको प्रॉफिट एंड लॉस मानेंगे। कुछ क्वेश्चन में न ही जनरल रिजर्व रहेगा न ही पीएल रहेगा, तो रिटेन अर्निंग को ही डिफरेंस करके प्रॉफिट माना जाता है। तो इसलिए माना जाता है कि प्रॉफिट रियल में है ही वो, समझ गए बात को। इसका मतलब आपको पीएल भी कैपिटल के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। लोन भी काम कर रहा है, क्योंकि आप जो लोन किसी से लेकर बिजनेस में लगा ये भी तो कैपिटल के रूप में ही काम कर रहा है ना, क्योंकि वो भी तो रोजगार में लगा हुआ है ना, तभी तो हम लोग लोन लिए हैं। और ये समझिए क्रेडिटर जी है कि नहीं, इसके बारे में ज़रा समझिए। क्रेडिटर जी है भी और नहीं भी है। तो क्या है क्रेडिटर जो है, हम लोग क्या उधार जब भी लेते हैं तो किसी को आप बोलिएगा दुकानदार को कि भाई साहब उधार दीजिए, हम 2 साल बाद पैसा देंगे, मिलता है उधार? नहीं मिलेगा। क्या हाँ, तो लोन हो गया ना, लोन हो गया ऐसा। लेकिन आप उधार किसी खरीदिए तो 2 साल के लिए, कितना भी आपको पहचान होगा नहीं दे सकता उधार 2 साल के लिए, क्या होता है ऐसा? ठीक है। या आप किसी बिल्डिंग में जाइए, आप बोलिएगा कि ठीक है 1-2 महीना 3 महीना 4 महीना नहीं दीजिएगा, चलेगा रेंट, लेकिन कहिएगा हम 2 साल बाद देंगे रेंट, चलेगा? नहीं चलेगा, कितना भी पहचान का होगा। इन द सेम वे क्रेडिटर जो यहाँ पे है, ये तो उधार परचेज किया जाता है और फिर उसी समय महीना 2 महीना 3 महीना 5 विदिन 1 ईयर में हमको पेमेंट करना ही पड़ता है, तभी तो इसका नाम है करेंट लायबिलिटीज, नहीं तो फिक्स हो जाता है ये भी। इसका मतलब इन सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है। और लेस किसको करेंगे, इस खर्चा को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट को अब जोड़े हुए हैं तो इस खर्चा को आपको लेस करना पड़ेगा, समझ गए ना। इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल इम्प्लाइड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जनरल, या शॉर्टकट में कोई भी कैपिटल प्लस प्रॉफिट, कोई लोन हो गया, इन सबको ऐड करेंगे और फिक्टिशियस एसेट्स जो भी होगा उसको लेस कर देंगे। यहाँ पर पीएल अकाउंट को डेबिट बैलेंस भी जाता है, हाँ, मतलब लॉस हो गया इसका, उसको लॉस कर देंगे, उसको बोला जाएगा फिक्टिशियस एसेट्स बोला जाएगा। ये फिक्टिशियस होता है, हाँ, फिक्टिशियस एसेट्स। अब देखेंगे एक एसेट्स मेथड से आएंगे तो देखिए किसी को पूंजी जाना है तो हम लोग अपना नॉर्मल भाषा में देखिए ऐसे भी जान सकते हैं। कोई दुकान यहाँ पे स्टार्ट कर लिए हम, मान कर चलिए बिजनेस ही चल रहा है, ऐसे समझेंगे प्रोफेशनल। एक अनुमान लगा के आप लोग को लगता होगा ना कि सर हाँ इतना खर्च किए हैं इस पर, हम आप लोग को नहीं भी बताए होंगे तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि बोर्ड इतना का है, ये इतना का है, इसमें ये मोबाइल इतना लग गया होगा। इन द सेम में बिजनेस में भी हम लोग अनुमान लगा लेते हैं। तो आप हमको देख कर कैसे अनुमान लगाए, संपत्ति एसेट्स को देख कर। इन द सेम वे बिजनेस में भी वही होगा, फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, इसको छोड़ के चूंकि ये खर्चा है, ठीक ना, हाँ, और माइनस क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि ऐसे चलेगा। बैलेंस शीट का मतलब क्या है, बैलेंसिंग, यहाँ से ऐसे चला और ये ऐसे आया, देखिए ये पोर्शन, तो इसलिए ये अब छूटा क्या चीज, ये छूटा और इधर ये छूटा ना, तो ये चलेगा ऐसे करके, मतलब कि
फिक्स एसेट्स प्लस करेंट इसको छोड़े माइनस ये किए, क्योंकि इस मेथड से ये छूटा हुआ है और इस मेथड से इधर ये छूटा हुआ था, ये घटा लिया, इस मेथड से ये छूटा था तो हम इसमें से ये घटा लिए। बात समझिए, आपको लिख करके प्रूफ करना तो वो भी देखिए, अमाउंट डालिए, दोनों मेथड से निकालिए, आपको सेम आ जाएगा आंसर, क्योंकि बैलेंस शीट का मतलब ही है बैलेंसिंग। समझ गए? तो याद रखिए कैपिटल इंप्लाइड इज इक्वल टू, लिखिए फार्मूला कैपिटल इंप्लाइड, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन समझ जाएंगे हम लोग तो बना सकते हैं फार्मूला अपने माइंड से, ठीक ना, क्योंकि कोई ना कोई फार्मूला बनाया तो कोई प्रूफ करके बनाया है ना क्या। तो लिखेंगे कैपिटल इंप्लाइड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड लॉस मतलब पीएल अकाउंट प्लस जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लोन ठीक है, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। कोई इक्विटी है प्लस प्रेफरेंस शेयर है, पीएल अकाउंट है, जनरल रिजर्व है, फिर लॉन्ग टर्म कोई लोन है, सब प्लस करके लिखिए। लॉन्ग टर्म लोन में लोन भी आ सकता है, डिवेंचर्स भी आ सकता है, ब्रोइंग आ सकता है, या एनी अदर कोई लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, इसलिए एक आइटम हम दिखाएं। ठीक है, नोट कर लिए। माइनस लिखेंगे फिक्टिशियस एसेट्स, इसका ऐसे लिखेंगे फिक्टिशियस एसेट्स, FICTIOUS, फिक्टिशियस एसेट्स। सेकंड वाला भी होगा। हाँ, एसेट्स मेथड से लिख लीजिए, फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। देखिए एक चीज और, इसी फार्मूला से और एक दो फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि कंपनी में या इसमें रेशियो में काम देगा। अब देखिए पढ़े होंगे, एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है, एक तो कैपिटल एम्प्लॉय। इक्विटी फंड का मतलब क्या हो, ओनर का अपना, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा, इक्विटी शेयर पीएल होगा, जनरल या लोन को छोड़ेंगे, क्योंकि लोन अपना तो नहीं पैसा। बात को समझ, देखिए एक ही फार्मूला में सारा कहानी छुपा रहता है। यहाँ तक ऐड करेंगे और माइनस, यहाँ जो चीज़ को माइनस किए से किस चीज़ को, खर्चा, फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर लेंगे। फिर इस मेथड में आएंगे तो क्या होगा, फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स और माइनस क्या होगा, माइनस दोनों लायबिलिटीज होगा। इसलिए कि यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म छोड़े और क्रेडिटर छोड़े तो दोनों लेस होगा। जैसे उसमें देखिए सिर्फ क्रेडिटर को छोड़े थे, मतलब करेंट लायबिलिटीज को, तो करेंट लायबिलिटी लेस किए। वहाँ पर पूंजी बता रहा था कितना है, तो पूंजी का मतलब कोई जरूर नहीं कि सिर्फ आप ही का पूंजी हो, आप किसी से लेके लगाए वो भी पूंजी ही है। यहाँ पर सिर्फ बोला था इक्विटी शेयर होल्डर फंड, तो इक्विटी फंड का मतलब हुआ कि मेरा अपना कितना पूंजी है। तो खुद सोचिए, जो मेरा संपत्ति देख रहे हैं, मान कर चलिए जो यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि सर के पास ये चीज़, इसका मतलब सर के पास इतना संपत्ति है, और पता चलेगा कि सर ने किसी से ले रखा इतना पैसा, तो इसका मतलब सर को हुआ 10,000 रुपया, उसमें से सर ने 3,000 रुपया किसी से ले रखे हैं, तो इसका मतलब सर का 7,000 रुपया ये हुआ। ऐसे समझेंगे। इन द सेम में बिजनेस में भी होगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। अब आते हैं थोड़ा क्वेश्चन पे। कभी कभी एवरेज भी बोलेगा कैपिटल इंप्लाइड, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है, देखिए ए फर्म है जो कैपिटल अप कहता है 50,000 एंड 10% नॉर्मल प्रॉफिट आर एक्सपेक्टेड। देखिए यहाँ तो कैपिटल आपको दे ही दिया, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। कभी कभी देखिए ऐसा भी करेगा, कैपिटल ओपनिंग क्लोजिंग दोनों देगा, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए ए फर्म हैज कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 10% नॉर्मल प्रॉफिट आर एक्सपेक्टेड। तो यहाँ समझिए बड़ा बात को जरा, यहाँ पर देखिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हुआ ना, यही 10% हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा, 10% नॉर्मल प्रॉफिट आर एक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्ट किया था हमको 10% नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ठीक है। द फर्म अर्न 9,000 एज एक्चुअल प्रॉफिट इफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, ठीक ना। तो देखिए तो 50,000 के 10% निकाले तो 5,000, और एवरेज यहाँ पर आ गया। एक्चुअल का मतलब क्या, एवरेज। वहाँ पर एवरेज इसलिए निकालते थे कि कई वर्षों का ऐड करके उतना से डिवाइड, यहाँ तो एक ही है इसलिए 1 से डिवाइड होगा तो 9,000 होगा ना। इसका मतलब 9,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 4,000 क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज देखिए कितना दिया है,
3 ईयर्स परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 4 या 12,000। देखिए आंसर है कि नहीं, इधर पलटते हैं पेज को, देखिए 12,000 आ गया। ठीक है, ये आप लोग बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा, इसलिए उस समझाने में ज़्यादा टाइम लिए, ताकि क्वेश्चन वाटर के समान हो जाएगा। क्या उसके बाद पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर होगा। अब आगे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। संजय एंड प्रमोद आर इक्वल्स पार्टनर, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट गुडविल एज कहता है वैल्यूड एट कहता है 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। देयर प्रॉफिट फॉर दी कहता है लास्ट 5 ईयर्स आर कहते हैं 12,000, 16,000, 11,000, 18,000, 28,000 रिस्पेक्टिवली। 10% रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड इन द सिमिलर बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी द नॉर्मल प्रॉफिट, द कैपिटल ऑफ देयर फर्म इज ये। यहाँ भी कैपिटल निकाल कर दे दिया। हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख का 10% निकाल देंगे और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या, तो एवरेज प्रॉफिट सभी को ऐड करेंगे, ठीक ना, सभी को ऐड